शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टारगेट रहेगा एनवायरनमेंट की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे वेरियस लॉज एंड कन्वेंशंस। आज की जो हमारी क्लास है वो थोड़ी सी लेंथी रहेगी। मैं आपको पहले बता देता हूँ। हम जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी कन्वेंशंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे और प्लस साथ में बात करेंगे कि भारत में, इंडिया में कौन कौन से एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉज है। इन सभी को भी जो है वो आज हम साथ में डिस्कस करेंगे। क्लास जो है वो हमारी 1 से लेकर 2 आवर के बीच में रहने वाली है, यानी कि इसको हम एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। एक क्लास जो क्लास 8th है वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, आप लोगों को उसको देखना है। और उसकी पीडीएफ जो है वो मैंने क्लास ग्रुप में शेयर कर दी है। बट लेकिन जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को क्लास ग्रुप में शेयर की है और जो वो क्लास मैंने अपलोड करी है, वो जो क्लास है वो उस पीडीएफ से सिर्फ आधा कवर है, यानी कि उसका पार्ट सेकंड अभी बनना है। और वो क्लास 10 की फॉर्म में होगा। यानी कि जो कल मैं आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग और शेयर करूंगा, तो वो क्लास 10 रहेगी, वो उस पीडीएफ का सेकंड पार्ट कवर होगा। और आज हम क्लास 9th में जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज है उनको कवर करेंगे। ये फैक्ट है सारे के सारे, और इन फैक्ट्स के जो ईयर है वो एग्जाम में आते हैं। तो दैट मीन्स कि इनको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कोशिश करनी है कि इनको क्लास में साथ के साथ में जो है वो लर्न करना है। इसलिए हम इनको बार बार पढ़ेंगे। आज हमारा टारगेट रहेगा कि जैसे मान लीजिए हम लोग जो है वो पहुंचे हैं रियो अर्थ समिट के ऊपर, जो कि 1992 में हुआ था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहुंचने से पहले, मतलब जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो हम साथ के साथ में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है उसको भी कवर करें, उसको भी एक बार साथ साथ में एनालाइज करते चलेंगे, ईयर्स को याद करते चलेंगे। तो आप लोगों ने भी क्या करना है कि क्लास के साथ साथ ही इनको याद करना है। और जितने जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा उनके आंसर्स जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में करते जाने हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, हम ये समझते हैं कि क्यों जो है वो एनवायरमेंट लॉज या कन्वेंशंस के बारे में जो है वो बात की गई। ऐसा क्या हुआ एकदम से कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। जैसे आप देखोगे कि पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी, जिन्होंने क्या किया कि इंडिया के कल्चर को स्टडी किया। वैसे ही अगर हम बात करें कि फ्रीडम स्ट्रगल या वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, बट लेकिन ऐसा इन सभी के बीच में भी देखोगे तो गांधी जी की अगर हम बात करें तो 1919 से लेकर 1922 के बीच में, या अगर हम बात करें कि लाइक जैसे गांधी जी ने आकर ऑलमोस्ट आप देखोगे कि रूरल लेवल पर या फिर विलेजेस में काम किया। और उन्होंने जब ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च करी थी 1920 से लेकर 22 के बीच में, तो उन्होंने कहा इसमें कि सैनिटेशन और हाइजीन को प्रमोट करना जरूरी है। दैट इज पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, कि अपने आसपास जो आपका आसपास का एरिया उसको साफ सुथरा रखे। और इसी के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो हमने शुरू भी किया। तो इसको लिंक करना आपस में मेंस के लिए, कि जब हम बात कर रहे हैं एनसीएम, जहां पर सैनिटेशन और हाइजीन को प्रमोट करने की बात करी गांधी जी ने, आज के टाइम पे हम इसको स्वच्छ भारत अभियान से लिंक कर सकते हैं, यानी कि आसपास का जो हमारा जो भी वातावरण है उसको साफ सुथरा रखना। अब ये कंसेप्ट अभी के टाइम पे तो चलो अप्लाई होता है, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया जो है वो वन ऑफ द लीडिंग पोल्यूटिंग नेशन है वर्ल्ड में। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हमारे यहाँ की जो सिटीज़ है उसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। दिल्ली में अगर एंटर करते हैं तो उसके पहले आपको जो है वो गार्बेजेस के बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे। एक चैलेंज बना है। नॉट ओनली दिल्ली, किसी भी अर्बन एरिया में अगर आप जाते हो तो एंटर करने से पहले आपको कचरा वहां पर मिल ही जाता है। तो ये चैलेंज जो है वो हम फेस कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे तो हमें ये समझ आता है। और आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज की चैलेंज भी हमारे पास बना हुआ है, तो इसलिए ये सब तो हमें पता चल रहा है। बट लेकिन 1950s में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि एकदम से कंसर्न रेज हो गए कि भाई एनवायरनमेंट को बचाना है। तो आप लोगों को याद होगा कि 1945 में अगर हम बात करें कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसका एंड हुआ था। और वर्ल्ड वॉर 2 का एंड जो है वो अगर हम बात करें कि एटम बॉम्ब से हुआ था, यानी कि जब यूएसए ने क्या किया था, जापान के ऊपर एटम बॉम्ब गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, जिसके बाद जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। अब जब ये एटम बॉम्ब यूएसए ने गिराए जापान के ऊपर, तो हमें ये तो पता है कि ह्यूमैनिटी के लिए ये सबसे बड़ा क्राइसिस रहा। क्योंकि आज भी अगर हम बात करें तो जो ये जो रीजन है
यहाँ पर जो है वो अभी स्टिल जो है वो रेडिएशन का इम्पैक्ट देखा जाता है। तो उस टाइम पे कितना रहा होगा। तो ये तो पता चला कि ह्यूमैनिटी के ऊपर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। बट लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि एनवायरनमेंट के ऊपर भी इसका जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट है। मतलब ये जो रेडिएशंस है, ये सिर्फ और सिर्फ जो एटॉमिक बॉम्ब की जो रेडिएशंस है, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं कर रही है, वो एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट कर रही है। तो इसको लेकर 1945 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन। इसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस। ये यूनाइटेड नेशन इसलिए बनी ताकि जितने भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को मैंने सिंपल BD लिख दिया, जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उनको पीसफुली, पीस के थ्रू जो है वो सॉल्व किया जाए। पीसफुली रेजोल्यूशंस, जैसे हमारा कश्मीर इशू यूनाइटेड नेशंस में गया, इस तरह से सारे इश्यूज को सॉल्व किया जाए, ये टारगेट रखा। अब हुआ क्या कि ये यूनाइटेड नेशंस ने ये भी रियलाइज किया कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। तो फिर यहां पर अगर हम बात करें, आपको ध्यान रखना है कि 1948 में एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। ये बनाई गई IUCN, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको याद रखना ग्लैन में है, और इट इज इन स्विट्जरलैंड। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जिसने कुछ एक बेसिक काम करना शुरू किया। इसने टारगेट किया कि स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सी स्पीशीज किस जोन में है, कितनी एक्सटेंट हो चुकी है, कितने को खतरा है एक्सटेंट होने का, कौन सी सेफ है, किसको प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह से इन्होंने कैटेगराइज करना शुरू कर दिया, और ये कैटेगराइजेशन आज भी एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि स्नो लेपर्ड का IUCN स्टेटस क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, एशियाटिक एलिफेंट का क्या है, टाइगर का क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सभी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, आपको उसमें जो है वो कवर करना है। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी IUCN 1948 में, विद द हेडक्वार्टर इज इन ग्लैंड, ये याद रखना, और इट इज इन स्विट्जरलैंड। अब उसके बाद क्या हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई, स्टिल लाइक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सिंपल बन गई, और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया। 1950 में प्रेडिक्ट करने के लिए कि एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से जो है वो मेजर्स लिए जा सकते हैं, डिजास्टर, साइक्लोन्स, इन सब से खुद को बचाने के लिए, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, जो भी चैलेंजेस रेज होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए। तो 1950 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी, WMO। आप इसको सिंपल लिख दो। जो नोट मतलब आप सिर्फ सिंपल नोट्स बनाओ उनके, क्लास नोट्स, बाकी सब आपको उस PDF में पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। तो 1950 में, 1950 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी। बट स्टिल ये ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कि प्रेडिक्ट कर रही है कि जो वेदर चेंज है, जो फिनोमेनन, लाइक किस कब बारिश होगी कब बारिश नहीं होगी, इस तरह से। इसी की तरह भारत में भी अगर हम बात करें तो भारत में आता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1875 में हो रखी है। अब IMD फिर पुराना हो गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से, माइंड में ये आएगा। तो आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो बेस है वो 1873 में बना है। सबसे पहले ये बनी थी 1873, और जो मॉडर्न वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एस्टेब्लिशमेंट 1950 में हो रखी है। बट लेकिन जो हमारा IMD है ये 1875 में बना। अब इतना चलो ये वर्केबल है, ठीक है कि हाँ, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या WMO बन गया। वर्ल्ड WMO क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा है कि कब मौसम खराब होगा, कब मौसम नहीं खराब होगा, या कब सुनामी आने वाली है, इस तरह के प्रोडिक्शन है करने लगे। बट लेकिन स्टिल इतना काफी नहीं था कि ये प्रोडिक्ट किया जाए कि हाँ भी जो है वो हमें क्या करना है कि एनवायरनमेंट को बचाना है। वो इतना यहाँ पर अभी रेज नहीं हुआ था पॉइंट। बट लेकिन द फैक्ट क्या हुआ कि जब ये इस टाइम पे 1950 से लेकर 60s के बीच में, 1960 के बीच में ऑलमोस्ट हर कंट्री ने एक स्पीड पकड़ ली अंडर द बैनर ऑफ डेवलपमेंट। सबने ये टारगेट कर लिया कि डेवलप्ड होना है, डेवलपिंग नेशन बनना है या डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है। अब ये डेवलपमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ने लगा, और जब नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ने लगा तो ये यूनाइटेड नेशंस को अगेन रियलाइज हुआ
कि भाई ये तो गलत हो रहा है, डेवलपमेंट तो चलो ठीक है बट लेकिन एनवायरनमेंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, 1965 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्होंने डिसाइड किया कि डेवलपमेंट किस तरह से होगी, और ये जो यूएनडीपी है इसका जो हेडक्वार्टर बना वो बना न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर बना और इन्होंने फिर डेवलपमेंट को लेकर जो है वो प्रोग्राम्स बनाने शुरू किए, ताकि आज के टाइम पे तो हम सस्टेनेबल कहते हैं बट लेकिन उस टाइम पे सस्टेनेबल वर्ड यहाँ पर नहीं इंक्लूड हुआ था। तो यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट को लेकर टारगेट किया कि एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बट लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि 1970s तक जो है वो स्टिल एनवायरनमेंट को लेकर कोई बड़ा मेजर नहीं लिया गया। अब हुआ क्या, कहानी कहाँ से बदलती है? कहानी बदलती है, एक तो 1971 याद रखना, ठीक है ईयर, ये भी हमारा काम आएगा बाद में। कहानी बदली 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से। ये वर्ल्ड की पहली गैदरिंग है जहां पर कंट्रीज आपस में सब इकट्ठा हुई और उन्होंने ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में बात करी। ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में बात करी। अब यहाँ पर पहले देखो, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस कह रहे थे कि इम्पैक्ट पड़ता है, बट लेकिन यहाँ पर जो है वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ह्यूमन एनवायरनमेंट को लेकर जो है वो गैदर्ड हुए, लोगों ने बात करी 1972 में। ईयर मैंने आपको बताया 1971 ईयर याद रखना, और ये 72 है जब यहाँ पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई। अब इस कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो जो उस टाइम के हमारे जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, वो यहाँ पर गए थे, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया था, इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। और ये पहली डिक्लेरेशन है जो कि अगर हम बात करें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करती है। ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली पहली कॉन्फ्रेंस। ये स्टेटमेंट बन सकती है एग्जाम में कि पहली कौन सी थी, तो याद रखना ये हो गई आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। अब इस कॉन्फ्रेंस में ये तो क्लियर हो गया कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, बट लेकिन कैसे करना है? तो उसके लिए दो ऑर्गेनाइजेशन जो पहले बनी थी, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? IUCN प्लस WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या प्लान किया? इन्होंने प्लान किया कि अब जैसे हमने पहले UNDP बनाई थी ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब वैसे ही यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम बनाया जाए जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी मेजर्स हैं उनके बारे में बताएगा, प्रोग्राम्स बताएगा, पॉलिसीज बताएगा, क्या क्या मेजर लेने हैं। और फिर इस तरह से 1972 में UNEP की एस्टेब्लिशमेंट होती है। कहानी की फॉर्मेट में समझ आ रहा है ना, ये याद रहेगा ना, क्योंकि फैक्ट ऐसे ही याद किए जा सकते हैं। यहां तक समझ आ रहा है बिल्कुल? ओके। तो जब 1972 में ये UNEP बन गई तो आपको याद रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो बना नायरोबी में। नायरोबी इज इन केनिया। केनिया में इसका जो है वो हेडक्वार्टर बना 1972। तो देखो हम लोग कहाँ से चले थे, 1945 से चले जब हमने बात करी कि यूनाइटेड नेशन बनी। फिर हमने 1948 में बात करी कि IUCN बना। फिर हमने 1950 में बात करी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने 1965 में बात करी कि UNDP बना। अब हमने बात करी 1972 में, एक तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और सेकंड UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इससे पहले मैंने आपको एक ईयर बताया कि 1971, उसको हम थोड़ा लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम बन गया, बट लेकिन साथ साथ में जो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी ना, इन्होंने क्या किया, ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई, एक तो उन्होंने कहा कि हमें जो है वो
ह्यूमन जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर काम करना है। सेकंड इन्होंने कहा कि कैसे कर सकते हैं, इन्होंने कहा भाई पॉवर्टी को खत्म करो, पॉवर्टी को एलिवेट करो, पॉवर्टी एलिवेशन का टारगेट इन्होंने रखा। और इस टाइम पे आप देखोगे तो जो इंदिरा गांधी जी थे यहाँ पे, अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने भी कहा था गरीबी हटाओ। तो टारगेट ये भी किया कि अगर हम गरीबी खत्म करते हैं तो हम एनवायरनमेंट को भी सेव कर सकते हैं। तो ये टारगेट रखा कि पॉवर्टी एलिवेशन टारगेट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। अब उसके बाद जब ये यूएनईपी बना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो इसमें मेंबर्स याद रखना अभी के टाइम पे 193 मेंबर्स है इसमें। और इसके एस्टेब्लिशमेंट याद रखना 1972 में हो रखी है। और ये क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी जो प्रोग्राम्स है उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है, उनको देख रहा है, उनके ऊपर नज़र बनाए रखा है कि किस तरह से स्कोप इसमें इम्प्रूवमेंट रह सकती है। और प्लस साथ में इन्होंने कहा कि हम लोग, मतलब यूएनईपी ने कहा कि जो 193 नेशंस है, इन्होंने क्लियरली टारगेट किया कि हम लोग जितने भी इश्यूज है, चाहे वो ग्लोबल है चाहे वो रीजनल है, ग्लोबल चाहे वो रीजनल, रिलेटेड टू एनवायरमेंट, उनको क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। उन्होंने कहा कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है, चाहे वो ग्लोबल है चाहे वो रीजनल है, उन सभी को हम क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। ये टारगेट भी इन्होंने साथ में यहाँ पर बनाया। इंपॉर्टेंट है काफी, ये ध्यान रखना। देन उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे, अगर हम बात करें कि यूएनईपी ने फिर फोकस किया, किस किस के ऊपर फोकस किया वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन जब सब बनी, अब हमें पता चल गया कि एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड पर्टिकुलर जो है वो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। तो यूएनईपी ने काम करना शुरू किया सबसे पहले। आज के टाइम पे हम इसको क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं, बट लेकिन उस टाइम पे हमने कहा था कि जो भी क्लाइमेट में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आज हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं क्लाइमेट चेंज। इन्होंने कहा कि इकोसिस्टम मैनेजमेंट करनी है, इकोसिस्टम मैनेजमेंट के ऊपर इन्होंने काम किया। इन्होंने कहा कि डिजास्टर और कन्फ्लिक्ट जो भी रेज हो रहे हैं उनको एलिमिनेट करना है, उनको एड्रेस करना है। अब डिजास्टर क्यों, ये वर्ड कहाँ से आया, तो आप लोगों को याद होगा कि 1965 में और 1971 में ये दोनों जो है वो ड्रफ ईयर थे। मतलब एग्रीकल्चर तभी अच्छा होता अगर मानसून सही है, तो बारिश नहीं हुई थी, तो ड्रफ लाइक कंडीशन जो है वो इंडिया में बन गई थी। तो इसको एड्रेस करने के लिए, ऐसे चैलेंजेस वर्ल्ड वाइड थे, इनको एलिमिनेट करने के लिए यूएनईपी ने फोकस करना शुरू किया। प्लस साथ में इन्होंने कहा कि जो केमिकल्स है और जो अदर वेस्ट है उसको भी एड्रेस करेंगे, उसको अपने एनवायरनमेंट में नहीं जाने देंगे। प्लस इन्होंने कहा कि जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके ऊपर भी पूरी क्या रखी जाएगी, नजर रखी जाएगी, पूरा ओवरव्यू रखा जाएगा, ताकि एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चले, एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रमोट करे। अब यहाँ पे देखो, सिर्फ बात की गई कि क्या क्या किसके ऊपर जाओ फोकस करना है, फिर इनके कुछ एक मेजर इनिशिएटिव है। और ये मेजर इनिशिएटिव आपको एग्जाम में भी काफी हेल्प करेंगे, आप लिख सकते हैं मेंस में कि यूएनईपी के कौन कौन से मेजर इनिशिएटिव है। तो इनका एक जो सबसे कॉमन इनिशिएटिव आता है ना, दैट इज क्लीन अप द वर्ल्ड, क्लीन अप द वर्ल्ड। इसको नोट कर लेना साथ के साथ में, क्लीन अप द वर्ल्ड 1993 में इन्होंने शुरू किया था। फिर इन्होंने टारगेट किया कि जो वेस्टेज का जो चैलेंज है ना आज के टाइम पे जो बना हुआ है, जैसे अब तो हम फूड वेस्टेज की बात करते हैं, बट लेकिन उस टाइम पे तो सब कुछ इंक्लूड किया जाता था। तो फूड वेस्टेज या फिर जो अदर वेस्टेज है उसको एड्रेस करेंगे, क्योंकि वेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट में डायरेक्टली एंटर कर जाता है। प्लस साथ में इन्होंने कहा कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को जो है वो प्रमोट करेंगे। अब आज के टाइम पे तो हमें क्लियर पता चलता है कि जो इशू है रिलेटेड टू द लाइक फूड वेस्टेज या अदर, तो उसका एक सोल्यूशन है कि बस सस्टेनेबल प्रैक्टिस को फॉलो करो। तो इन्होंने भी यहाँ पर ऐसा कुछ कहा इस इनिशिएटिव के थ्रू। सेकंड, उसके बाद इन्होंने जो इनिशिएटिव शुरू किया ना, वो हम उसको मेंस में एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं, दैट इज बिलियन ट्री कैंपेन, बिलियन ट्री कैंपेन। बिलियन ट्री कैंपेन का मतलब ये हो गया, ये कैंपेन 2006 में शुरू किया था। इसके थ्रू टारगेट किया
कि जो डिग्रेडेड लैंडस्केप है ना, मतलब डिग्रेडेड जमीन, यानी कि जहां पर अगर हम बात करें कि ट्रीज पहले हुआ करते थे बट लेकिन लोगों ने पेड़ काट दिए, तो वो पूरे जंगल जो है वो कन्वर्ट हो गए डेजर्ट में, डिग्रेडेड जगह बन चुकी है। वहां पर दोबारा से एफोरेस्टेशन को प्रमोट किया जाए, तो इसके लिए फिर बिलियन ट्री कैंपेन शुरू किया। तो एफोरेस्टेशन को लेकर ये एक एग्जांपल बन सकता है। प्लस वर्ल्ड वाइड सरकार के या वर्ल्ड वाइड जो है वो क्या क्या इनिशिएटिव थे, उसमें भी आप इसको कवर कर सकते हैं। एक और आता है यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि फेथ फॉर द अर्थ। फेथ फॉर अर्थ जो है वो 2017 में जो है वो यूएनईपी ने शुरू किया था। इसमें क्या टारगेट रखा गया है? इसमें टारगेट रखा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ लिंक कर रहे हैं एनवायरमेंट कंजर्वेशन को, और उसके लिए जो एनजीओ है, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड ग्रुप्स है, ठीक है, वेरियस, उनके ऊपर आप थोड़ा विश्वास रखें कि वो काम कर रहे हैं। प्लस एक साथ में एक और इनका एक मेजर इनिशिएटिव आता है जिसका नाम है तुंजा इनिशिएटिव। TUNZA, तुंजा इनिशिएटिव। ये जो तुंजा इनिशिएटिव है, इसमें अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा, इसका सिंपल मतलब हो गया टू सेव नेचर, कि नेचर को प्रोटेक्ट करो। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? यूथ को एंगेज करके, मतलब यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको जो है वो अवेयर करवाना, जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यूथ को अवेयर करवाओ रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, और फिर अपना जो नेचर है उसको प्रोटेक्ट हम करें। तो ये इसके मेजर इनिशिएटिव है। अब देखो यूएनईपी का एक तो ईयर पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ, जो आपको याद रखना है कि 1972 है। प्लस साथ में क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी रिपोर्ट्स कौन कौन सी है। तो एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको रिपोर्ट्स को लेकर। आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना कि जिस रिपोर्ट में भी एक गैप वर्ड के ऐड किया गया होगा ना, तो याद रखना कि वो रिपोर्ट जो है वो यूएनईपी रिलीज कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि अगर ऑप्शन में यूएनईपी है तो आपको ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट जो है वो फिर कौन रिलीज करता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है दैट इज ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक पहली रिपोर्ट। देन उसके बाद दूसरी रिपोर्ट आती है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक। तो ये दो आउटलुक हो गई, और बाकी गैप वाली रिपोर्ट ये यूएनईपी रिलीज करता है। कैसे? देखो मैं बताता हूं आपको। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट, EMI, इमिशन गैप रिपोर्ट। तो ये जो चारों रिपोर्टें हैं ये जो है वो आपकी कौन रिलीज करता है? यूएनईपी। एक और रिपोर्ट है साथ में जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट लेकिन फिर भी कवर कर सकते हैं, दैट इज ग्लोबल एयर क्वालिटी असेसमेंट। क्वालिटी असेसमेंट, ASSESSMENT। ग्लोबल एयर क्वालिटी असेसमेंट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक। ये रिपोर्ट ओके, एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी चार रिपोर्ट्स आती है। गैप से याद रखना पहले तो ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एयर क्वालिटी असेसमेंट। ये चारों रिपोर्ट जो है वो यूएनईपी रिलीज करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, एमिशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को शेयर करी है उसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है। क्लियर? यहां तक समझ आ गया सारा? आगे चले। यस और नो? क्लियर है ना ये सारा? ठीक है। अब हम देखो एक ईयर को हम कवर कर चुके हैं, दैट इज 1972। लास्ट तक मैं आप लोगों से सारे कन्वेंशन पूछने वाला हूँ कि कौन सा कब बना था। तो आप इसको अपने पास एटलीस्ट इनके एस्टेब्लिश जो ईयर है वो अपने पास रख ले।
तो यहां पर हो गया यूएनईपी। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं साइट्स की। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लिंक करती है किसके साथ, याद रखना है कन्वेंशन। कन्वेंशन को सीधा, ठीक है, CONV, कन्वेंशन हो गया। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, INT लिख दिया है मैंने खाली इंटरनेशनल को, इंटरनेशनल इन ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड, ट्रेड इन एंडेंजर्ड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, साइट्स। ठीक है, इसका जो ड्राफ्ट है ना साइट्स का, वो कहते हैं कि 1963 में बन गया था। मतलब उस टाइम पे ये पता चल गया था कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज की जो ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है उसको लेकर, मतलब पहले क्या होता था कि राजाओं को शौक था कि भाई चीता खरीदना है तो भाई ले आओ वहां से दूसरी कंट्री से। बट लेकिन अब जब हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में एंटर कर चुके थे जहां पर हमें ये पता चल गया था कि भाई हमें तो है वो एनवायरनमेंट को भी साथ के साथ में बचाना है। ठीक है, यहाँ पे हमारी मॉरल ड्यूटीज बनती है। अब डेमोक्रेसी में जितने राइट्स ह्यूमंस के उतने राइट्स जो है वो एनिमल्स के भी है, तो इसलिए उनको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो अब राजा की मर्जी तो नहीं चलेगी। तो फिर यहाँ पर जो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में जो ट्रेड एंड कॉमर्स थे उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करने के लिए, ताकि जो वो एनिमल है उसके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, इसके लिए इस कन्वेंशन ने काम करना शुरू किया। ड्राफ्ट बना दिया गया था 1963 में, बट लेकिन इसने काम करना शुरू किया है 1975 से। 1975 से इसने काम करना शुरू किया, और ये जनरली फोकस करता है, आपको याद रखना है, कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है ना रिलेटेड टू द एंडेंजर्ड स्पीशीज या अदर स्पीशीज जिनका जो है वो एक्सटेंट होने का खतरा है, जो कि अगर हम बात करें लाइक इलीगल एक्टिविटीज की वजह से, हंटिंग या अदर एक्टिविटीज की वजह से वो एंडेंजर्ड जो है वो कैटेगरी में है और एक्सटेंट हो सकती हैं, तो उनका जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो किस तरह से होगा ये वो ऑर्गेनाइजेशन बताती है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले तो याद रखना है कि ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसका कोई भी जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होंगे, वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। ये एक सिर्फ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। साइट्स सिर्फ एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। 1975 में इसने काम करना शुरू किया था। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसकी एक COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कि इसकी एक मीटिंग हुई थी जो कि COP थर्ड है 1981 में। अगर हम बात करें तो ये भारत में हुई थी। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि COP थर्ड 1981 में इंडिया में हुई थी, उसके बाद दोबारा नहीं हुई। ये एक कोर पॉइंट। देन उसके बाद देखो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, इसकी ना अपेंडिक्स है। ये अपेंडिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से जो है वो स्पीशीज को इन अपेंडिक्स में रखा गया है। तो जो पहली अपेंडिक्स है ना उसमें वो स्पीशीज ऐड की गई जिनका एक्सटेंशन, मतलब जिनको खतरा है कि वो एक्सटेंड हो सकती है, तो इसके लिए जो है वो परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। इनका ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के में जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स हो सकता है। एक ये पॉइंट ध्यान रखना। देन उसके बाद दूसरे में अगर हम बात करें तो जो दूसरा अपेंडिक्स आता है ना इसका, उसमें कहा है कि स्पीशीज को कोई खतरा नहीं है। मतलब ऐसी स्पीशीज जिनको कोई खतरा नहीं है, बट लेकिन स्टिल फिर भी जो है वो परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। बट फिर भी क्या है, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो पहले में क्या होता है, जब खतरा है तब परमिशन ले रहे हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि खतरा नहीं है बट स्टिल फिर भी क्या है, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये साइट्स की कहानी है कुछ। 1975 ईयर याद रखना। तो पहला ईयर कौन सा हो गया, 1972 UNEP। अब दूसरे में हम पहुंच गए हैं साइट्स की तरफ। अब तीसरा बात करते हैं, यह हम एक बार ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं क्लास में। 1979, 1979 में बना बॉन कन्वेंशन। किससे लिंक करता है बॉन कन्वेंशन, बताओ मुझे, कि बोन कन्वेंशन जो है वो किसके साथ लिंक करता है ये।
हम इसको डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। सर हजार्डस फेज से कौन सा? बॉर्न कन्वेंशन। सर माइग्रेटरी स्पीसीज और उनका माइग्रेटरी स्पीशीज। बॉर्न कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। बोटानिकल तो नहीं। बॉर्न कन्वेंशन, बॉर्न इज इन जर्मनी। यहां पर सब लोग 1979 में मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि जो ये माइग्रेटरी स्पीशीज है, जो कि जैसे रशिया से कोई बर्ड नागालैंड आ रहा है, या तिब्बत से कोई बर्ड अगर हम बात करें तो वो साउथ इंडिया जा रहा है, तो अब वो बर्ड तो तिब्बत में रहता है, वो सिर्फ माइग्रेट कर रहा है कुछ समय के लिए वहां पर। अब जैसे मान लीजिए, जैसे हमने बात करी थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगर हम बात करें तो राजस्थान में आता है, गुजरात में, इस रीजन में देखा जाता है। अब परमानेंट तो यहाँ नहीं रहेगा। या अगर हम बात करें अमूर फैल्कॉन, जो कि सेरेबिया से आता है, यहाँ पे तो नहीं रह रहा है, नागालैंड में आएगा, कुछ समय के लिए रहेगा, वापस चला जाएगा। अब जब कुछ समय के लिए यहाँ पर है, तो यहाँ के लोग क्या कर सकते हैं, इलीगल हंटिंग कर सकते हैं, बट लेकिन उसको बचाना जरूरी है क्योंकि वो यहाँ पर आएगा ही आएगा, उसका रूट है। तो इसलिए यहाँ पर डिसाइड किया गया बॉर्न कन्वेंशन में कि भाई अगर एक कंट्री के बर्ड दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो दूसरी कंट्री के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो बर्ड आपके पास वहां पर है तो आप उसको प्रोटेक्ट करें। अब आप खुद सोचो कि जब एक तरह से कंपल्शन लगाई जा रही है कि प्रोटेक्ट करना जरूरी है, तो ये फिर लीगली बाइंडिंग होगा। पिछले वाला हमने पढ़ा वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। अब हम देख रहे हैं कि बॉर्न कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीशीज, ये जो है वो लीगली बाइंडिंग है। तो मतलब इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बाइंडिंग होंगे, और ये किसके साथ लिंक करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ। और ये सिर्फ और सिर्फ एक अकेला, इट इज ओनली कन्वेंशन जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स के कंजर्वेशन के साथ लिंक करता है। तो देखो इसमें हमने जो ये बॉर्न कन्वेंशन है, इसमें किसको बचाने की बात करी, जो माइग्रेटरी स्पीशीज है बर्ड्स की या किसी और की भी। अब उसके बाद देखो, इसमें हमारे लिए करंट से रिलेटेड फैक्ट पढ़ने जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि बॉर्न कन्वेंशन में भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग होती है। तो जो COP14 है 2024 में, अगर हम बात करें, इसको आप CMS लिख सकते हैं, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। ये स्मारकंद में हुई थी। कहां पर है स्मारकंद? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। ठीक है, समरकंद इट इज इन उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में जो है वो ये मीटिंग हुई। ये प्रीलिम का फैक्ट हो गया। डायरेक्ट पूछा जा सकता है COP14 कहाँ पर हुई, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। फिर उसके बाद COP15 आपको याद रखनी है, ये हुई ब्राजील में। COP15 ब्राजील में 2024 में। देखो अगर हम बात करें तो ये 2024 है, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई आपकी COP14। 15 आपको याद रखना है ब्राजील में होगी ये 2026 में। 2026 में, तो ये 2026 के करंट का पार्ट बन गया, जिसका हमें आज पता चल गया कि COP15 ऑन CMS ब्राजील में होगी। और ब्राजील में याद रखना ये कैंपो जगह है जहां पर होगी, CAMPO। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। क्लियर? अब हमने अभी तक पढ़ा कि और 90 CMS क्या बताया? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। CMS मतलब कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। 1972 में हमने पढ़ा कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, अब उसके 10 साल बाद हुई नायरोबी डिक्लेरेशन। कब? 1982 में। 1982 में 10 साल बाद
स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 10 साल बाद नायरोबी डिक्लेरेशन हुई। नायरोबी डिक्लेरेशन में एम्फसाइज किया गया, फोकस किया गया सबसे पहले तो पॉवर्टी को एड्रेस करने का, कि पॉवर्टी को हमें निकालना है बाहर। दूसरा, उसके बाद हमने टारगेट किया कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, जो कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, जो चैलेंजेस देख रहे हैं, उसको हमें एड्रेस करना है। जो ये डिग्रेडेशन की समस्या बनी है, इसको हमें एलिमिनेट करना है। देन उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई अकेले कोई बात नहीं बनेगी, हमें चाहिए कि इंटरनेशनल कॉपरेशन, इंटरनेशनल कॉपरेशन हमें चाहिए, तभी बात बनेगी। बिना इंटरनेशनल कॉपरेशन के इट इज नॉट पॉसिबल कि हम जो है वो कोई भी स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सके अकेले। और एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है, उनको हम बिना सपोर्ट के एड्रेस नहीं कर सकते, ऐसा इन्होंने कहा। यहां तक समझ आ गया सारा? 10 साल पहुंच गए हम। अब हुआ क्या कि 1975 से लेकर 1985 तक, इसके बीच में एक नई समस्या बन गई, दैट इज ओजोन डिप्लेशन। और जो साइंटिस्ट थे उनको ये पता चलने लगा कि अंटार्कटिका के ऊपर एक ओजोन होल बनता जा रहा है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल बनता जा रहा है। ओजोन होल का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो ये ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर इज इन स्ट्रेटोस्फीयर। ये हमने पढ़ा था कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होती है, जो कि सन से आने वाली हार्मफुल रेज को जो है वो उससे जो है वो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, तो एक तरह से शील्ड की तरह काम करती है। अब इसकी जो कंसंट्रेशन है, उन्होंने कहा कि इस तरह से ये जो है वो मान लो ये ब्लैंक हो गया, यहाँ पे यहाँ पर ब्लैक कन्वर्ट हो गया, और अब यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गई, तो इसको कहते हैं ओजोन होल। कि ओजोन लेयर जो है उसकी कंसंट्रेशन में जगह जगह पर कमी आना, कंसंट्रेशन से उसकी लेयर जो है वो कम होती जा रही है, इसको कहते हैं ओजोन होल। ये समस्या बन गई। 1985 तक ये पता चल गया कि भाई ओजोन होल बन रहा है, और अब सन से जो रेज आ रही है वो डायरेक्ट हमें इंपैक्ट करेगी। तो फिर इसको लेकर 1985 में एक कन्वेंशन हुआ, दैट इज वेनिया कन्वेंशन। 1985 में वेनिया कन्वेंशन हुआ, और इन्होंने टारगेट किया यहां पर कि भाई ओजोन को बचाना जरूरी है, ओजोन होल। एक बार फिर से बताऊं ओजोन होल क्या होता है। ओजोन होल सिंपल है कि कोई लेयर है ओजोन की, उसमें ओजोन की जो, जैसे मान लो ये पूरी लेयर है इस तरह से, अब इसमें ये क्या है, ओजोन की कंसंट्रेशन, जैसे ये लाइनें मैंने लगाई, दिस इज ओजोन की कंसंट्रेशन, सिंपल। अब हुआ क्या कि मान लो ये जो एक स्पॉट है यहां से, इस रीजन से क्या हुआ, ये इस तरह से बन गया, अब ये यहां पर इस तरह से, तो ये वाला जो रीजन है ना, यहां से इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, दैट इज ओजोन होल। ये वेनिया कन्वेंशन मेनली किसने सोचा? यूएनईपी ने, क्योंकि वही तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे के सारे कामकाज कर रहा था, वही देख रहा था किस तरह से पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाने हैं। तो उन्होंने वेनिया कन्वेंशन करवाई ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओजोन का फार्मूला याद रखना, दैट इज O3। अब यहां पर सिर्फ बातचीत हुई कि ओजोन को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, सभी जो है सभी ने एक्सेप्ट भी किया, और 193 मेंबर्स ने इसको रेटिफाई किया। ये पहला कन्वेंशन है जिसकी यूनिवर्सल रेटिफिकेशन हो रखी है। पहला कन्वेंशन जिसको यूनिवर्सली जो है वो रेटिफाई किया गया, दैट इज वेनिया कन्वेंशन 193। कहीं कहीं पर इसको 197 भी लिखा गया है। तो आपके ये सिंपल है कि हमें बस ये ध्यान रखना है कि 193 टू 197 के बीच के जो मेंबर्स थे, जिन्होंने इसको क्या किया है, यूनिवर्सली जो है वो रेटिफाई किया। तो मतलब इट इज द फर्स्ट कन्वेंशन जो कि क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली इसको रेटिफाई किया। अब इसमें क्या है
ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात तो कर ली, बट लेकिन कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो इन्होंने कहा कि ये जो ट्रीटी है, जो कि अगर हम बात करें वेनिया कन्वेंशन, सबसे पहले तो इन्होंने यही कहा कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने क्लियरली कहा कि ये कोई रेगुलेटरी ट्रीटी नहीं है कि जो रेगुलेशंस वगैरह कर लेंगे, सिंपल बस काम बन जाएगा। इन्होंने कहा कि ये एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है। अब देखो ट्रीटी का मतलब क्या हो गया, यहां पर हम लिखते हैं रेगुलेटरी ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब क्या हो गया कि पीछे कोई मूवमेंट चली थी, उसका सम अप हो गया। जैसे कोई वॉर चली थी तो वॉर का एंड क्या होता है? ट्रीटी। अब इसको ट्रीटी ना कहकर फ्रेमवर्क का मतलब ये हो गया कि भाई अब शुरुआत हो रही है। मतलब वेनिया कन्वेंशन, जो ये वेनिया कन्वेंशन है, ये ओजोन डिप्लेशन को एलिमिनेट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए बेस बना रहा है। मतलब इसके आगे अब हम काम करेंगे। तो इसके बाद आपको तो पहले ध्यान रखना है कि वेनिया कन्वेंशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1988 में हो रखी है। मतलब इसने काम करना जो है वो 1988 से शुरू किया था, बन 1985 में गया था। पहला पॉइंट। देन उसके बाद फिर अब वेनिया कन्वेंशन में आगे आप लोग पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे किगाली एग्रीमेंट। तो ये अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। बट लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कि हमने ये कहा कि जो वेनिया कन्वेंशन है इट इज यूनिवर्सली रेटिफाइड, पहला पॉइंट। और दूसरा हमने कहा कि इट इज जस्ट ओनली, हम यहां पर कह रहे हैं कि ये क्या है, ग्लोबल लेवल पर क्या है, फ्रेमवर्क है। ये भी हमने कह दिया कि ये रेगुलेटरी ट्रीटी नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पर एक जो है वो फ्रेमवर्क है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना कि यहां पर भी हमने सिर्फ बातचीत करी। रेटिफिकेशन ईयर है 1988। हमने क्या कहा कि जो वेनिया कन्वेंशन है उसमें हम ओजोन को जो है वो ओजोन डिप्लेशन को एड्रेस करेंगे, बट लेकिन यूनिवर्सल रेटिफिकेशन भी होगी। साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बात की गई, बेस बना ओजोन डिप्लेशन के लिए, बट लेकिन किसी को क्लैरिटी नहीं थी कि कैसे करेंगे, तो इसलिए इसको लीगली बाइंडिंग नहीं रखा। अब वेनिया कन्वेंशन में कुछ एक ऑब्जेक्टिव भी थे जिनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि कोलैब करना पड़ेगा। कोलैबोरेशन, जो ओजोन डिप्लेशन का जो ये चैलेंज बना हुआ है, इसके लिए कोलैबोरेशन जो है वो हमें चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा इन्होंने कहा कि एनकरेज करना है इंफॉर्मेशन शेयरिंग को रिलेटेड टू ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड जिसके पास भी जो इंफॉर्मेशन है वो उसको शेयर करे, इसके लिए एनकरेज करना यहाँ पर टारगेट रखा गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और काम के ऊपर फोकस किया गया, दैट इज साइंटिफिक रिसर्च। कि जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको प्रमोट करो ताकि ओजोन डिप्लेशन को जो है वो एड्रेस किया जाए। और एक तरह से जो ये मतलब वेनिया कन्वेंशन है वो एक लीगल बेस भी बनता है, लीगल बेस, ताकि हम क्या करें, इजीली एड्रेस कर सके जो भी चैलेंज ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है। एक लास्ट इसमें और भी है जो कि कॉमन है, आप सभी में जो है वो इसको ऐड कर सकते हैं। जब भी आपको कोई फीचर लिखने के लिए आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि पब्लिक में अवेयरनेस, ये ऑलमोस्ट हर कन्वेंशन का एक मेजर इनिशिएटिव है कि लोगों को अवेयर करवाया जाए, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना सरकार भी कुछ नहीं है जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से वेनिया कन्वेंशन रहता है 1985। अब हमने बात करी कि दिस इज द कन्वेंशन जो कि हमने कहा कि यूनिवर्सली रेटिफाइड है, बट लेकिन स्टिल यहाँ पर ओजोन डिप्लेशन के बारे में बात तो कर ली थी, बट लेकिन कैसे करना है, किसको एलिमिनेट करना है, ये सब टारगेट नहीं किया था। तो हमने क्या किया, हम लोग मैंने मॉन्ट्रियल में, कौन सी कंट्री में है मॉन्ट्रियल? कनाडा। कनाडा में ये है।
और हम लोग मिले 1987 में, 2 साल बाद ही मिल गए थे वेनिया कन्वेंशन के। क्यों? क्योंकि ओजोन डिप्लेशन का खतरा बनता जा रहा था। तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है इसमें हमने टारगेट किया कि ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस, ODS, ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस, हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे और इनको एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट तो नहीं यहां पर हमने कहा, हमने यहां पर कहा कि फेज आउट करेंगे। तो जो ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस है जिनकी वजह से ओजोन डिप्लेट हो रही है, ओजोन इफेक्ट हो रही है, उनको हम एलिमिनेट करेंगे। तो जो सबसे पहले फेज आउट करने की बात हमने करी दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको हम एलिमिनेट करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने टारगेट किया और इसकी भी यूनिवर्सल रेटिफिकेशन हो रखी है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है यहां पर कि दिस इज नाउ लीगली बाइंडिंग, क्योंकि अब ओजोन डिप्लेशन का खतरा बहुत ज्यादा बन गया था, तो हमने टारगेट किया कि इट इज लीगली बाइंडिंग और इनको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। एक ये पॉइंट हो गया। ओजोन डे कब होता है? 16 16 सितंबर। 16 सितंबर। ठीक है, तो ये साथ में ध्यान रखना। अब इससे ही रिलेटेड जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, एक आता है किगाली एग्रीमेंट। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किगाली एग्रीमेंट ये हुआ था 2016 में। जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, ये साइन तो आपका देखो, अगर हम बात करें 1987 में हुआ था, इसने काम करना शुरू किया था 1989 से। किगाली एग्रीमेंट 2016। जैसे हमने पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात करी थी ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमें एलिमिनेट करना है, तो यहां पर हमने टारगेट किया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कि हमें इनको फेज आउट करना है। और इसकी इंप्लीमेंटेशन याद रखना 2019 से हो रखी है। बस इसमें इतना ही काफी है। तो ये तीन 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 कन्वेंशन आते हैं, वेनिया कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और थर्ड वन इज किगाली एग्रीमेंट, जो कि लिंक करते हैं किसके साथ? ओजोन डिप्लेशन को। जो भी ओजोन डिप्लेशन जो सब्सटेंसेस है उनको फेज आउट करने के लिए, ताकि ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्ट कर सके। और ओजोन O3 इट इज इन, याद रखना ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। एक और पॉइंट, ओजोन दो तरह की होती है, एक होती है गुड, एक होती है बैड। गुड ओजोन जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रही है सन की हार्मफुल रेज से। बैड ओजोन ये ट्रोपोस्फियर में होती है, जो जिसको याद रखना सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी कहते हैं। SECONDARY POLLUTANT, सेकेंडरी पोल्यूटेंट मतलब ये एटमॉस्फेयर में वेरियस जितने भी हमारे एमिशंस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन सब के साथ रिएक्ट करके बनती है ओथ, और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब वापस चलते हैं अपनी ईयर्स वाली क्रोनोलॉजी पे। तो हम लोग पहुंचे थे 1985 तक। 1987 में अब हुआ क्या कि जब डेवलपमेंट चल रही थी तो एक कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई जिनका नाम था BRUNDLAND, ब्रनलैंड रिपोर्ट। ये कमीशन एक अपॉइंट हुआ, इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट का नाम भी इन्हीं के नाम पे पड़ता है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। तो अगर पहली बार कहीं पर ये वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्लाई हुआ था तो ये हुआ था इस रिपोर्ट में। इन्होंने कहा कि अभी जरूरत है सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट को प्रमोट करा जाए, ताकि हम अर्थ में एक बैलेंस बनाकर रखें। क्लियर? देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 1989 की। 1989 में आए बेसल कन्वेंशन। ये मैंने सारे वहां पर प्रोवाइड किए हुए हैं, आपको सिर्फ थोड़ा ईयर कनेक्टिविटी ध्यान रखना। इसमें हमने बात करी कि जो भी ट्रांस बाउंड्री
मतलब लाइक कि जो मूवमेंट हो रही है ना हजार्डियस वेस्ट की, उसको जो है वो कंट्रोल किया जाए, उसको काउंटर किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि किसी नदी में जो है वो किसी फैक्ट्री ने क्या किया, बहुत सारे केमिकल्स को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया, उनका डिस्पोजल वहां पर हो रहा है। अब वो नदी दूसरी कंट्री में भी जा रही है, तो वो जो वेस्ट है वो वहां पर भी जा रहा है, और वहां पर वो वेरियस डिजीज वगैरह स्प्रेड कर सकता है। तो इसलिए इन सभी को रोकना बहुत जरूरी है। अब इतना इंपॉर्टेंट कोई कन्वेंशन है, तो दैट मीन्स कि ये भी क्या है, लीगली बाइंडिंग। और इसको 197 193 नेशंस ने रेटिफाई कर रखा है, पहला पॉइंट। 1989 में ही इसने काम करना भी शुरू कर दिया था। लीगली बाइंडिंग बेसल कन्वेंशन, स्पेशली लाइक जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया या अदर हो गया, जो कि हजार्डियस सब्सटेंसेस है, उनको एलिमिनेट करना है। फिर उसके बाद 1972 में अगर हम बात करें तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1982 में क्या हुआ था, जल्दी बताओ, 1982 में क्या हुआ था? नैरोबी। नैरोबी डिक्लेरेशन। नैरोबी। नायरोबी डिक्लेरेशन। अब हम पहुंच गए 10 साल बाद और 1992 रियो अर्थ समिट। इट इज इन ब्राजील। ये जो रियो अर्थ समिट है ना, ये आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो COP30 है ना, ये भी ब्राजील में हो रही है इस साल। तो दैट्स वाई ये सारा जो जितना पिछला था ये सब अगेन न्यूज में आ जाता है। रियो अर्थ समिट, इसको पार्लियामेंट ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है। पार्लियामेंट ऑफ प्लैनेट भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर हमने टारगेट करा सबसे पहले तो, अगर हम बात करें कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं उनको एक साथ एड्रेस कर लेंगे। और कैसे एड्रेस करना है, उसके लिए उन्होंने कहा कि अब ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, हर सेक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, डिग्रेडेशन, इस तरह से। तो यहाँ पर ये चीज ये सब की बात हुई। अब किस तरह से बात हुई, देखो इसको पार्लियामेंट कह रहे हैं। पार्लियामेंट का मतलब क्या हो गया कि लॉज, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब ये बनाएंगे, और वो सब इन्होंने बनाई भी, और किस तरह से बनाई वो समझते हैं। बट लेकिन उससे पहले ना एक पर्सनालिटी है जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और ये कैसे याद करेंगे हम इनका नाम, देखो सबसे पहले तो मैं आपको इनका नाम बताता हूँ। इनका नाम है MAURICE प्लस। ये तो सिंपल इनका एक नेम हो गया, लेकिन इनका जो सरनेम आता है ना वो बड़ा स्ट्रांग है, तो बस स्ट्रांग से याद रखना है इनको, M स्ट्रांग। ये पर्सनालिटी यहाँ पर प्रेजेंट थे, और ये इसके डायरेक्टर जनरल है। मतलब इनके अंडर जो है वो रियो अर्थ समिट हुआ था। इनका रोल 1972 में भी रहा। तो 1972 में इनका जो रोल रहा था उसको देखते हुए इनको 1992 में जब ये रियो अर्थ समिट हुआ, तो इसका इनको बना दिया डायरेक्टर जनरल। तो इन्होंने जो है वो डिसीजंस लिए। तो इन्होंने ऐसे ही चलते चलते कहा कि ये जो मोमेंट है ना, जो अभी ये समिट हो रहा है, ये हिस्टोरिकल मोमेंट है फॉर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के लिए ये क्या है, एक हिस्टोरिकल मोमेंट, ऐसा इन्होंने कहा। अब देखो, ये जो रियो अर्थ समिट है, हमने बात करी कि इन्होंने टारगेट किया भाई जितने भी जो चैलेंजेस है ना उनको एड्रेस कर दो। तो 1992 में कौन कौन से मेजर चैलेंजेस थे जिनके बारे में हमें पता चल रहा था, तो पहला है दैट इज क्लाइमेट चेंज। सेकंड अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन डिप्लेशन, देखो कॉमन कॉमन चैलेंजेस है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है, स्पीशीज एक्सटेंड हो रही है, पहला पॉइंट। कंसर्न रिलेटेड टू द कंसर्न रिलेटेड टू माइग्रेटरी स्पीशीज, लैंड डिग्रेडेशन, इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, स्पीशीज का एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज, डेजर्टिफिकेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, ये दोनों समस्या है। ये चैलेंजेस जो है वो
इतने चैलेंजेस फेस कर रहे थे। तो जब इतने चैलेंजेस फेस कर रहे थे तो उन्होंने टारगेट किया, उन्होंने फोकस किया कि सबको एड्रेस करेंगे और सबके लिए अलग अलग वे लेकर आएंगे। तो उन्होंने टारगेट किया सबसे पहले कि प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड आ चुका है 1987 से, तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही बोलेंगे हर जगह पर। इन्होंने बोला कि ड्राफ्ट बनाएंगे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ड्राफ्ट बनेंगे जो ये सभी चैलेंजेस है इनको एलिमिनेट करेंगे। इन्होंने कहा कि ड्राफ्ट के साथ साथ नॉर्म्स रहेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे। अब बिना रूल्स रेगुलेशन के बातचीत नहीं होगी, क्योंकि जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो इतनी सारी समस्याओं को एड्रेस करना अकेले सिर्फ बोलने से नहीं होगा। हमारे पास नॉर्म्स होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। हमारे पास जो है वो अच्छे, अगर हम बात करें एक जिसको हम कह सकते हैं सिंपली, दैट इज एनवायरमेंटल गवर्नेंस। ये मेंस के लिए आप लिख सकते हैं इसको। हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, बट लेकिन हमें एनवायरमेंटल गवर्नेंस भी जरूरी है। तो उसके बारे में यहाँ पर स्टॉकहोम, जो ये आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद 20 साल बाद जो ये समिट हुआ 1992 में, रियो अर्थ समिट, यहाँ पर ये टारगेट किया कि एनवायरमेंटल गवर्नेंस को हम क्या करेंगे, देखेंगे प्रॉपर पूरा। जब एनवायरमेंटल गवर्नेंस को देखने की बात आती है और एक तरह से हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ऑफ प्लैनेट, तो यहाँ पे ना कुछ एक आउटकम है। तो उस आउटकम में जो पहला जो स्टेप आता है दैट इज एजेंडा 21। अब ये जो एजेंडा 21 है ना, दिस इज 21st सेंचुरी, कि 21st सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस होंगे, किस तरह से मैनेजमेंट होगी। तो ये जो एजेंडा 21 है ना, इसमें सबसे पहली बात जो की गई थी दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में खाली बात कर दी, पहला पॉइंट। इन्होंने कहा कि थिंक ग्लोबली, ये टर्म लिख सकते हैं मेंस में आंसर राइटिंग में, थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। मतलब ठीक है ग्लोबल लेवल पर सोचो, बट लेकिन हमें काम तो अपने लेवल पर ही करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो इंडिया थोड़ी ना ऐसा होगा कि भाई दूसरे डायरेक्ट काम करना शुरू कर देंगे। हम अपने एंड पर काम करेंगे, हम अपनी विलेजेस को क्लीन करेंगे, हम अपने शहरों को साफ करेंगे, इस तरह से इनिशिएटिव लेंगे। तो मतलब ग्लोबल लेवल पर हमने टारगेट किया, सोचा, और हम लोकली काम करेंगे। तो ये सभी शुरू होता है एजेंडा 21 से। फिर उसके बाद इन्होंने कहा एक पॉइंट जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि नेशनल पॉलिसीज, लोकल पॉलिसीज, ये सभी चाहिए। ये सिर्फ एक बेसिक फ्रेमवर्क था जो कि कहा कि एजेंडा 21 यानी कि जो हमारी 21st सेंचुरी है उसमें हमें इसके ऊपर काम करना है। अब इसका एक कंसर्न है, इसका एक चैलेंज है कि ये नॉन लीगली बाइंडिंग है। क्यों? क्योंकि अब कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, या मान लीजिए कोई कंट्री ऐसी है जिसने कहा कि हमने तो देखो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट ही नहीं किया, तो हम क्यों जो है वो किसी दूसरी कंट्री ने जो किया उसके लिए अब काम करें। हम लोग क्यों जो है वो फालतू में इफेक्ट हो रहे हैं जबकि हमने एनवायरनमेंट को जो है वो नुकसान पहुंचाया ही नहीं। और ऐसी कंट्रीज हैं, ऐसी आइलैंड नेशंस हैं जिन्होंने केस कर रखे हैं बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर कि इनकी डेवलपमेंट की वजह से सी लेवल राइज हुआ और आज हम खतरे में हैं। तो इसका एक चैलेंज यही था, कंसर्न यही था कि लीगली बाइंडिंग नहीं है। पहला तो ये एक एजेंडा 21 इसमें आउटकम आती है। दूसरी जो इसमें आउटकम आती है ना दैट इज फॉरेस्ट प्रिंसिपल। फॉरेस्ट रिसोर्सिस का सस्टेनेबल वे में यूज करना। बस सिंपल ये याद रखना कि फॉरेस्ट जो रिसोर्सिस है उनका सस्टेनेबल वे में यूज करना, इसमें ये टारगेट रखा गया ताकि एक बैलेंस बना रहे। किसमें? डेवलपमेंट में और एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहे, ये टारगेट किया। ये भी नॉन लीगली बाइंडिंग है। देन उसके बाद आती है एनवायरमेंटल ट्रीटीज। देखो एनवायरमेंटल ट्रीटी, एक था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी ट्रीटी। रेगुलेटरी ट्रीटी मतलब कुछ बातचीत हुई थी उसका एंड कर दिया। फ्रेमवर्क मतलब
अभी हमने बेस बनाया जो हमने विनिया कन्वेंशन के फॉर्म में देखा। एनवायरमेंटल ट्रीटी बातचीत कहाँ पर करी थी? रियो अर्थ समिट पार्लियामेंट में। एनवायरमेंटल ट्रीटी में जो सबसे पहली आती है दैट इज यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992, जिसकी COP 30 ब्राजील में हो रही है इस साल। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन 1994। बोथ आर लीगली बाइंडिंग, मतलब इनके प्रोविजंस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये जो डेजर्टिफिकेशन है ये जो यूएनएफ ट्रिपल सी है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इससे इससे रिलेटेड दोनों लीगली बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। ये यूएनसीसीडी लीगली बाइंडिंग है, COP 30 ये जो यूएनएफ ट्रिपल सी है ये लीगली बाइंडिंग नहीं होती, ये नॉन लीगली है। यूएनएफ ट्रिपल सी नॉन लीगली है, और जो आपका UNCCD है दैट इज लीगली बाइंडिंग। अब ये जो ट्रीटी है ना यूएनएफ ट्रिपल सी, इसका सेक्रेटरीट आपको याद रखना वो है बॉन में, यानी कि इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। इनका मेन टारगेट है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको टारगेट करना, एड्रेस करना। अब इसमें ना एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो UNF ट्रिपल सी है इसके बाद एक काइटो प्रोटोकॉल आया। ये मैं आपको यहीं बता देता हूँ, काइटो प्रोटोकॉल जो होगा 1997 में आया था। ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड लिंक करता है, और इसने काम करना शुरू किया था 2005 से। एक ये, और UNF ट्रिपल सी में ही 2015 में एक आया था पेरिस एग्रीमेंट, जिसको हम बहुत बार जो है करंट में पढ़ चुके हैं, जिसमें बात की जाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, कि 2030 तक उनको अचीव करना है। तो ये 3 पॉइंट है इससे रिलेटेड, बस ये ध्यान रखना। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है साथ के साथ में इसमें, कि जो COP 30 है इस बार वो ब्राजील में हो रही है। एक ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है जो आपको माइंड में रखना है। CBD की बात करें, ठीक है, जो ये आपका कन्वेंशन है बायोडाइवर्सिटी को लेकर, ये लीगली बाइंडिंग है। डेजर्टिफिकेशन वाला कंसेप्ट दैट इज लीगली बाइंडिंग, एंड CBD कन्वेंशन बायोलॉजिकल, CBD कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंफ्यूज मत होना। कन्वेंशन UN कन्वेंशन ऑन combating desertification 1994 that is legally binding, और United Nations UNC Convention on Biological Diversity this is also legally binding। तो ये दोनों legally binding है, और UNF ट्रिपल सी ये नॉन लीगली बाइंडिंग। एक पॉइंट आपको इसमें जो कनेक्ट करना है UNCCD को लेकर, 2006 को ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्टिफिकेशन कहा गया। 2006 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्टिफिकेशन जो है वो कहा गया। ये फैक्ट इसके साथ है। जो काइटो प्रोटोकॉल के बारे में हमने बात करी, ठीक है, जिसका जो है वो 1997 में हुई थी, और इसने 2005 से काम करना शुरू किया। इसमें ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में कहा गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस को हमें एड्रेस करना पड़ेगा रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। तो इसमें ना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
SF6, ये सभी इंक्लूड होते हैं। ये ऑल दीज आर ग्रीन हाउस गैसेज। अब इसमें ना टारगेट कैसे रखे थे कि कैसे इनका जो एमिशन है वो कम किया जा सकता है। तो सबसे पहला इन्होंने टारगेट किया कि 2005 से लेकर 12 तक हम लोग जो है वो 5% एमिशन कम करेंगे। इन्होंने टारगेट किया कि हम लोग क्या करेंगे, 5% इमिशन को जो है वो कम करेंगे। फिर उसके बाद 2012 से 2020 तक इन्होंने टारगेट किया कि 18% एलिमिनेट करेंगे। 5% 18% करते तो बेहतर रहता, बट लेकिन हम लोगों ने उसके बाद सीधा ही टारगेट कर दिया कि 100% एलिमिनेशन एमिशन का रोक देंगे बाय 2070। इंडिया का टारगेट है। और अदर कंट्रीज में अगर हम बात करें, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया तो 2050। अगर हम बात करें, एक कंट्री है जर्मनी जिसका टारगेट है 2045 का, कि जो इमिशंस है इन गैसेस का उनको एलिमिनेट कर देंगे, नेट जीरो इमिशन जिसको कहते हैं। तो ये भी यहाँ पर आपस में कोलिंक करते हैं। फिर उसके बाद एक कन्वेंशन आता है जो कि 1998 में हुआ था। इसका नाम है रॉटरडर्न कन्वेंशन, ROTTERDAM कन्वेंशन। ये जो कन्वेंशन है, जो कुछ एक हजार्डियस केमिकल्स है जिनके लिए अगर हम बात करें कि सिर्फ एक कंट्री उनको एड्रेस नहीं कर सकती, उसके लिए दूसरी कंट्री की सपोर्ट चाहिए, कॉपरेशन चाहिए। तो ऐसे हजार्डियस जो आपके केमिकल्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए कॉपरेशन प्रमोट करना इस कन्वेंशन में टारगेट रखा गया, ताकि ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को ही बचा सके। देन उसके बाद एक और कन्वेंशन आता है जिसका नाम है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। ये लिंक करता है बायो सेफ्टी के साथ। 2000 में ये कन्वेंशन आया था। अब इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन्होंने कहा कि वी आर गोइंग इन द फेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, क्रॉप्स, आजकल तो क्रॉप्स भी है, एवरीथिंग, कि हम बात कर रहे हैं जेनेटिकली, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, कि हर क्रॉप को जो है वो किसी भी क्लाइमेट में जो है वो एक तरह से रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है। तो उसके लिए उसमें जेनेटिकल चेंजेस कर दो, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन जिसको हम कहते हैं। बट लेकिन उन्होंने कहा कि जेनेटिकल मॉडिफिकेशन ओके, लेकिन साथ में जो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है हमें उसको भी बचाना है, कि ऐसा ना हो कि जेनेटिकल जो चेंजेस आ रहे हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर पड़ जाए। तो उसके लिए ये जो है वो कन्वेंशन लिंक करता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी इंग्लिश मूवीज में क्या होता है कि वो लोग बड़े बड़े एनिमल्स बनाते हैं, कि जेनेटिकली ये एनिमल बनाया, और फिर देखते हैं कि वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर उनको एलिमिनेट किया जाता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे टारगेट रखा गया बायोसेफ्टी से रिलेटेड, कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की वजह से जो रिस्क रेज हो रहा है उसको एलिमिनेट करके। अभी तक हमने पढ़ा था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में, कि स्टॉकहोम में ही, स्टॉकहोम इज इन स्वीडन, ये मैंने आपको बहुत पहले क्लास में बताया था, यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ। अब ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है ये 2001 में हुआ था, और इसने काम करना शुरू किया है 2004 से। और ये जो कन्वेंशन है ये लिंक करता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को एलिमिनेट करने की बात जो है वो स्टॉकहोम कन्वेंशन करता है। मैच द फॉलोइंग में अभी तक तो इसी तरह से क्वेश्चन बन रखे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देन उसके बाद अगर हम बात करें, अब देखो हम कहाँ पहुंच गए हैं। हम पहुंच गए हैं 1972 के बाद। हमने 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1982 में अगर हम बात करें तो नायरोबी डिक्लेरेशन हुआ था। 1992 में अगर हम बात करें तो रियो अर्थ समिट हो गया। अब हम पहुंच गए 2002 में।
2002 में हो रखा है जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन, जेडी जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन 2002, और इसको भी अर्थ समिट कहा जाता है। 2002 जेडी अर्थ समिट इसको कहा जाता है, जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो एजेंडा 21 है ना 21st सेंचुरी का, उसको अडॉप्ट करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, ये इन्होंने कहा। प्लस साथ में इन्होंने कहा मिलेनियम जो डेवलपमेंट गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुआ करते थे, इनको अचीव करना है। जैसे आज के टाइम पे सभी कंट्रीज भाग रही है ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करो, तो वैसे ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, उनको अचीव करने के बारे में उन्होंने कहा। प्लस ये जो जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन है ना, एक तरह से इसको कहा जाता है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक समिट भी कहा जाता है वर्ल्ड लेवल पर। ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक सा फैक्ट है जो इससे रिलेटेड है, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? यहां तक समझ आया? ओके, आगे चले। अब देखो, हम लोग इसके बाद कन्वेंशन आपको कम देखने को मिलेंगे, बट लेकिन अब सीओपी आती है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग कहाँ कहाँ पर हो रही है, तो वो करंट से भी कवर हो जाएगी। बट लेकिन एक कन्वेंशन है जिसके बारे में आपको याद रखना है, दैट इज नायरोबी प्रोटोकॉल। 2010 का ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की 10th मीटिंग थी ये, नायरोबी में हुई थी ये। और यहां पर फोकस किया, यहां पर कहा कि फोकस ऑन यूटिलाइजिंग जेनेटिक रिसोर्सेज, की जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उनको सस्टेनेबल वे में यूटिलाइज करेंगे। और इसका फिर एक आउटकम रहता है यहां से, दैट इज RGAICHI टारगेट। ये टोटल 20 टारगेट्स है जो कि लिंक करते हैं कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उनका सस्टेनेबल वे में जो है वो यूज किया जाए। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने इस प्रोटोकॉल को साइन नहीं किया है। इससे रिलेटेड एक ही पॉइंट काफी है कि यूएस ने जो है वो साइन नहीं कर रखा है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको हम बहुत बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि 1971 एक ये याद रखना, दैट इज रामसर कन्वेंशन। रामसर ईरान में है जगह जहां पर एक कन्वेंशन हुआ था, और ये वेटलैंड कंजर्वेशन के साथ लिंक करता है। वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में ये कहता है कि जो वेटलैंड्स है उनको कंजर्व करना है। रामसर ईरान में है, रामसर कन्वेंशन लिंक करता है। 2 फेब को जो है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, और इसने काम करना शुरू किया था 1975 से। 1983 में जो है वो इंडिया ने ज्वाइन कर रखा है। कहीं पर इसको 1982 भी कहा गया है, बट लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की तरफ चले तो दैट इज 1983 जब इंडिया ने ज्वाइन किया। और जो फैक्ट है आपको याद रखने की, 94 रामसर साइट्स है। फर्स्ट जो रामसर साइट भारत से थी दैट इज चिलिका लेक, इट इज इन उड़ीसा। और सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो दैट इज सुंदरबन डेल्टा। सबसे छोटी अगर हम बात करें तो दैट इज रेणुका जी, एंड इट इज इन हिमाचल प्रदेश। रेणुका जी सबसे छोटी हो गई, सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो दैट इज सुंदरबन डेल्टा, और पहली होगी चिलिका लेक। वर्ल्ड की पहली अगर हम बात करें तो ये है कोबर्ग पेनिसुला, और ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये पहली है, 1974 में इसको डिक्लेयर किया गया था। वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा यूके के पास है, दूसरे नंबर पर आता है इटली, और तीसरे पर आता है इंडिया, और चौथे पर आता है चाइना। हमने चाइना को क्रॉस कर दिया था, अभी हम लोग जो तीसरे नंबर पर है। और हमारी स्टेट्स में अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर तमिलनाडु है, दूसरे पर यूपी। ये हम बहुत बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो हमें पढ़ना है ना, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें पढ़ना है दैट इज मॉन्ट्रेक्स रिपोर्ट। याद करो मैंने आप लोगों को कहा था करंट अफेयर में, जब हम
रामसर कन्वेंशन को ही पढ़ रहे थे कि मैं आप लोगों को जब हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगा कि ये रिकॉर्ड एक्चुअल में है क्या। तो देखो सिंपल सी कहानी है इस रिकॉर्ड की कि इसमें वो साइट्स को इंक्लूड किया गया है, वो वेटलैंड साइट्स यहाँ पर है जिनमें क्या हो रहा है, जिनका जो इकोलॉजिकल जो करेक्टर है ना उसमें चेंजेस देखे जा रहे हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जो अब जो मतलब वो साइट्स ऐड की गई, रामसर साइट्स वो ऐड की गई यहाँ पे, जिनका जो इकोलॉजिकल करेक्टर है ना वो चेंज हो रहा है। क्यों? एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमंस की वजह से, ह्यूमन एक्शन की वजह से उसमें जो है वो चेंजेस देखे जा रहे हैं। वो साइट्स यहाँ पर ऐड की गई। तो कुछ टाइम तक इसमें चिली का लेक भी थी बट लेकिन उसको हटा दिया गया, कहा गया कि अब नहीं पड़ रहा है तो सेफ है। अब इसमें अभी प्रेजेंटली बात करें तो दो साइट्स है भारत की। जो पहली जो साइट आती है दैट इज केवलादेव नेशनल पार्क, और जो दूसरी आती है दैट इज लोकतक लेक। लोकतक लेक मणिपुर में है और केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है? कौन बताएगा मुझे कि केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान। राजस्थान। कॉस्ट तो लिखा नहीं, कॉस्ट। केवलादेव नेशनल पार्क इज इन राजस्थान। ये दो जो है वो अगर हम बात करें किसमें आती है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर। अब उसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, देन उसके बाद क्लास हम खत्म करेंगे। तो जो टॉपिक है दैट इज एनवायरमेंटल लॉज। भारत में कौन कौन से एनवायरमेंटल लॉज है रिलेटेड टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और ये लॉज कैसे हाईलाइट होते हैं? तो सबसे पहले तो देखो, अगर हम नॉर्मली बात करें तो हमारे संविधान में 3 आर्टिकल आते हैं। एक है 48A, एक आता है आर्टिकल 51, ठीक है, ए मतलब 51A लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर मेंशन्ड है, और आर्टिकल 21। मुझे जल्दी से जल्दी बताओ कि ये जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल 48A में क्या मेंशन्ड है, आर्टिकल 51 में क्या मेंशन्ड है, और आर्टिकल 21 में। सर 48A में है कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। सभी बताओ, बाकी सारे भी। हाँ मैम, ये जो डीपीएसपी है ना ये तो सारे याद किए थे बहुत अच्छे से। यस सर, तो ठीक है फिर बताओ भी ना, आंसर भी तो करो। कौन सी वो फंडामेंटल राइट टू लाइफ, तो बड़े बच के निकल रहे हो, जल्दी जल्दी, तो मेरे को पता था आप बता दोगे। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। जो आर्टिकल 48A है इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कहा ये डीपीएसपी है, पहला पॉइंट। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सिंपली कहा कि इट बिकम स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, टू सेफ गार्ड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इस तरह से। 51A में ये हमारी ड्यूटी है, इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर सराउंडिंग। 21A राइट टू लाइफ, ये हमारे लिए भी है, एनिमल्स के लिए भी है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है जो कि सरकार को मोटिवेट करते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, कैसे? कानून बनाकर। तो जो सबसे पहला जो बेसिक कानून बना दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये पहला बेसिक एक्ट है। अब इस एक्ट से रिलेटेड जो पॉइंट्स है ना वो डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो अभी तक पूछा गया है सिर्फ वही, क्योंकि रेस्ट उसके बाद इसके प्रोविजंस वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, लेकिन आपको याद रखना है कि ये किसमें अमेंडमेंट हुई थी 2021-22 में, जिसमें हमने ये क्लियरली किया था कि पहले इसमें 6 शेड्यूल थे, अब इसमें 4 शेड्यूल।
जितना भी एनवायरनमेंट को लेकर कंजर्वेशन की बात की जाती है मोस्टली इस एक्ट के अंडर होते हैं। और ये जो एक्ट है इसका जो बेस बनता है दैट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम की इंदिरा गांधी जी, वो स्टॉकहोम गए थे इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। देन उसके बाद उन्होंने आकर ये एक्ट बनाया था। ये एक्ट में पहली बार फर्स्ट, अगर हम बात करें ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में बात की कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट कुछ है, उसको प्रोटेक्ट करना है, तो इसमें ना बहुत सारे बोर्ड बनाए गए। ऑर्गेनाइजेशन भारत में बनी, कौन कौन सी बनी वो याद रखनी जरूरी है, जो इस एक्ट के अंडर आती है। तो पहला है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, पहला हो गया। स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हो गया, ये दो। नेशनल और स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ सबसे पहले ये बने। फिर उसके बाद इसी एक्ट के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसका नाम है सेंट्रल जू अथॉरिटी। ये बन रखी है 1992 में। सेंट्रल जू अथॉरिटी 1992 में बन रखी है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इट एस्टेब्लिश्ड इन 2006। जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना उसको इंप्लीमेंट ये करती है। फिर उसके बाद है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये बनी है 2007 में। ये सभी इसके अंडर आते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 1972 के अंडर ये सभी आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये आप लोगों को एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। क्लियर? देन उसके बाद हम बात करते हैं, अब हम सिर्फ एक्ट डिस्कस करेंगे, उनका बेस देखेंगे कि किस तरह से वो बने। वाटर एक्ट 1974, इसको लेकर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है मैच द फॉलोइंग में। दूसरा क्वेश्चन बन रखा है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट के अंडर हो रखी है। और इसकी जो पावर है वो एयर एक्ट से आती है, एयर एक्ट 1981। एयर एक्ट 1981 का मतलब क्या हो गया कि जो एयर जो पोल्यूशन है उसको कम करना है, एयर पोल्यूशन को कम करना है, वो यहां पर एयर एक्ट में कहा गया। अब देखो यहां पर हम एक कंसेप्ट लिंक करते हैं। भोपाल गैस इंसिडेंट के बारे में सबने पढ़ा है, कौन सी गैस थी वहां पर जो लीक हुई थी? मिथाइल आइसोनेट कब हुआ था ये भोपाल गैस? 1984। देखिए फिर आप किस पहले 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो रिलीज हुआ था। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की जान भी गई थी और बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। इसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि भाई कोई एनवायरमेंट पॉलिसी चाहिए, कोई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। तो फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 का। ये एक्ट मेनली इसलिए एस्टेब्लिश किया था कि एक तो भोपाल में जो हुआ वो सबको एड्रेस करना है, दूसरा जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन थे ना उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जो है वो बातचीत यहाँ पर की गई। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज कोस्टल रेगुलेशन, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन। ये आपकी 2018 की है और इन्होंने सिंपली कहा कि कोस्टल रीजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, ताकि हम लोग जो है वो कोस्टल रीजन में जो लाइवलीहुड है एक तो उसको भी बचाएं, और दूसरा जो वहाँ की जो इकोलॉजी है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी कंजर्व करें। और एक कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पर ये आ रखी है दैट इज सलेश नायक कमेटी। इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर यह बन रखा है। उसके बाद देखो एनजीटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आपको ईयर याद रखना है
ठीक है, एनजीटी का ईयर याद रखना 2010 है, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन रखा है एनजीटी। एनजीटी का जो चेयरपर्सन होता है, जनरली अगर हम बात करें तो वो जज होता है। और दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि जो एनजीटी है ना, एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके अंडर नहीं आता, मतलब ये इसके प्रोविजन को नहीं देखता, ना पावर यहाँ से मिलती है। और दूसरा आपको याद रखना है कि एक एक्ट आता है दैट इज फॉरेस्ट एक्ट 2006 का, उसके अंडर नहीं आएगा। ये दोनों को यहाँ पर बाहर निकाला जाता है। और एनजीटी का जो वर्डिक्ट है ना, जो मान लो एनजीटी ने कोई जजमेंट दी, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल होती है। बस ये स्टेटमेंट एक ध्यान रखना, कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट को लेकर रह सकता है, बाकी फैक्ट तो इजी है, वो याद हो जाएंगे। एनजीटी का जो वर्डिक्ट है वो कहीं पर मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में चैलेंज हो सकता है, एक ये पॉइंट ध्यान रखना। देन उसके बाद एक लास्ट कानून डिस्कस करते हैं, मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा यूनिक भी है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई बात कर रहा है कि जो ट्राइबल लॉज है उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो डेवलपमेंट की रेस हमने पकड़ रखी है उसमें कहीं ना कहीं ट्राइबल लोगों को भी हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो इसके लिए ये एक्ट है जो कि एनवायरमेंट के साथ भी लिंक करता है, शेड्यूल ट्राइबल, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। एक तरह से ये एक्ट लिंक करता है रिकॉग्निशन के साथ, मतलब इस एक्ट के थ्रू हम कुछ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। क्या क्या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज हमने किया नेचुरल जो रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका सस्टेनेबल वे में यूज, सस्टेनेबल वे में उनको यूज कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया। देन उसके बाद इन्होंने फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मतलब जो ट्राइबल्स जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं यानी कि ट्राइबल पीपल, उनको राइट्स दे दिए। कौन से राइट दिए उनको? फॉरेस्ट के ऊपर राइट नहीं दिया। इन्होंने कहा कि जिस जमीन के ऊपर वो लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं, जहां से वो अनाज उगा रहे हैं, जिस जमीन से, वो जमीन उनकी, उस जमीन का उनको बना दिया ऑनर। जैसे मान लो ये कोई एक पीस ऑफ लैंड है जो कहां पर है, किसी जंगल में है, और इसको एक किसान है जिसका नाम है ए। ये ए किसान जो है वो, मतलब ए ट्राइबल पर्सन जो है वो इस पर क्या कर रहा है, अपनी क्रॉप्स उगा रहा है। तो इस एक्ट के अंडर इसको बना दिया इसका मालिक। नई जमीन नहीं दी, कहा कि जिस जमीन पर वो ऑलरेडी कल्टीवेट कर रहा है वो उसकी हो जाएगी। नई जमीन नहीं दी, ये ध्यान रखना। प्लस साथ में इस पर्सन को कहा कि आपके पास अधिकार है, आप माइनर फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स है या माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है उसको जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, इसका आपको अधिकार दे दिया गया। पहला पॉइंट, जिस पर वो कल्टीवेट कर रहा है वो जमीन उसके नाम हो गई। नई कोई जमीन नहीं दी, नई कोई लैंड ग्रांट नहीं हो रखी है। दूसरा कहा कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि जो फॉरेस्ट के जो माइनर प्रोड्यूस, यानी कि जो लाइक जनरल नेचुरली जो फ्रूट्स होते हैं जो, उन सबको जो है वो क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ये कहा। देन उसके बाद फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सिर्फ ये सिंपल नहीं है कि हम कह देते हैं कि ठीक है इनको राइट दे दिया तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम नहीं किया जाएगा। कहा कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स होंगे, इनका भी रोल बनता है कि फॉरेस्ट को कंजर्व करे। और फिर एक पॉइंट आता है दैट इज राइट टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज फॉरेस्ट। ये किसको दिया? फॉरेस्ट कम्युनिटी को। फॉरेस्ट कम्युनिटी को कहा कि आपका भी ये ड्यूटी बनती है कि आप क्या करें, फॉरेस्ट को कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। तो इस तरह से हमारे जो इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लॉज है, कन्वेंशंस है रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट वो कंप्लीट होते हैं।